एग फ्रीज कराना जो है ना बहुत कॉमन होता जा रहा है. डू यू थिंक इट्स सेफ कराना चाहिए? जब मैं IVF एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके हस्बैंड को कहती हूँ एक्सपेक्ट मूड चेंजेस, गुड लक टू यू. ठीक है, ऑलराइट. पीरियड्स की बंद हो जाने के साल बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करना जरूरी होता है. कई पेशेंट्स कह रही होती हैं डॉक्टर साहब मेरी सास चाहती है कि जी मैं कंसेप्शन की तरफ जाऊं, मैं नहीं चाहती. तो इन सिचुएशंस में अब क्या गाइड करती हैं उनको कि क्या करो, कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करो? सो इसकी एक एग्जाम्पल तो ये है जैसे आप कह रही हैं, और मैं उनसे कहती होती हूँ कि मेरा ख्याल है ये डिसीजन आप हस्बैंड एंड वाइफ के लेने का है. ट्रू. तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों आके मिलके मेरे पास बैठे. आपकी फैमिली प्लान करना आप दोनों का डिसीजन होना चाहिए. मैं आई अंडरस्टैंड हमारे बड़ों को एक लार्ज फैमिली देखना एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी सोचने चाहिए. इवन उन बड़ों का अपना लाइफ स्पैन, हाउ लॉन्ग, वो कितनी देर तक जिंदा हैं टू लुक एट दैट, और वो कितनी देर तक रहेंगे टू सी दैट, और इन बच्चों को जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स आने हैं वो केटर करने में हमारे पास हेल्प होगी कि नहीं होगी. इन बच्चों को संभालेगा कौन, क्या हम टेक केयर कर सकते हैं, और क्या हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए मैं एक जो बहुत सारे लोग एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात है पालने वाली. देखिए अल्लाह ताला की जात तो पत्थर में कीड़े को भी पालती है, ठीक है, लेकिन एक आदमी को इंसान बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है. वो जिम्मेदारी खुदा ने आपको वदियत की है, आप उससे नजरें नहीं चुरा सकते. तो आपका ये कह देना कि खुदा की जात पालती है, तो वो तो पाल देगी, लेकिन वो क्वालिटी जो बनाना है वो जिम्मेदारी आपको दी गई है. जानवर के भी जाते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पल तो जानवर के भी जाते हैं, और अगर इंसान अपने बच्चे पे मेहनत नहीं करता तो फिर वो जानवर वाली ही बात है. ऐसे ही. सो आपको ये देखना है कि ये इतने बच्चे हैं जिनकी मैं एक क्वालिटी की परवरिश कर सकता हूँ. आई ऑलवेज से कि कुछ चीजें कभी कहते हैं ना कि आपको दानाई मोमिन की मता है, जहां से मिले ले लो. तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजें हमें ज्यूस से सीखने की जरूरत है. हमें ये सीखने की जरूरत है कि वो कैसे अपने एंटीनेटल में कैसे केयर करते हैं. उनकी खवातीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, चेस खेलती हैं, वो चीजें ओके, उनका के IQ ऑफ द बेबी इज गोइंग टू बी इम्प्रूव. बच्चे का IQ बेहतर होगा. लेकिन डॉक्टर साहिबा हम तो अपनी जो कंसीव कर चुकी होती है औरत, उसको एक ही बात कर रहे हैं, बेटा ना हुआ तो फिर देखना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूं. तो उसके बच्चे की हेल्थ क्या होगी? जब आप इतना स्ट्रेस और एंजाइटी देंगे उसके एपिजेनेटिक्स इफेक्ट होंगे. वो जो आने वाली अगली नस्ल होगी वो स्ट्रेस्ड पैदा होगी, उसकी लाइफ आगे से फुल ऑफ स्ट्रेस होगी. सो और अब तो देखिए मैं सोचती हूँ वो जमाने गए जब आपको पता होता था ये बेटे हैं ये हमें संभालेंगे. दैट टाइम इज गॉन. अब इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये बच्चे, ये अगली नस्ल, ये एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी जिम्मेदारी है. हमारा काम है इनको पालना, पोसना, बड़ा करना. वो जिम्मेदारी हमें दी गई है, और उसके बाद दे शुड गो जहां उन्हें जिंदगी की अपनी कोई चीजें मिले. ये एक मजीद सेक्रीफाइस है जो माँ बाप से एक्सपेक्ट किया जाता है. इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारिए, उनके मोहताज ना रहे. अब बात से बात निकली है तो मैं बाज़-औक़ात ओल्ड होम्स की पाकिस्तान की पिक्चर्स देखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है हर कोई सैड बैठा है. इसके बरक्स जो मैंने इंग्लैंड के ओल्ड होम्स देखे हैं वो वहाँ खुशी से कुछ जाते हैं, वो बस में भर के सैर करने जाते हैं, वो अपना कोई फ्लावर्स बना रहा है, कोई निटिंग कर रहा है, या कोई क्लब, छोटे छोटे क्लब्स हैं, वो आपस में ज्यादा हैप्पी है. हमें क्यों ये लगता है कि हमने अपने घर के एक कमरे में वो जो अम्मा जी को बिठा दिया है, जो कमरे के दरवाजे से झांक झांक के देखती रहती हैं कि कब कोई मुझे मिलने आएगा. हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो जो दूसरे जिनके ओल्ड होम्स में चले गए हैं वो कोई बहुत बुरा काम कर रहे हैं. मैं तो आई वुड लव टू बी इन एन ओल्ड होम सीरियसली रादर देन बीइंग विद माय किड्स और डिपेंडेंट ऑन देम. कि मुझे ये लगता है कि वैसे तो अल्लाह ताला चलते फिरते ले जाए वाली बात है, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है. बट मैं समझती हूँ कि मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अपने एज ग्रुप के लोगों में एक एक्टिव जिंदगी गुजार रही हूँ, लेवल हो जहाँ पे. हाँ, और मैं एक एक्टिव जिंदगी गुजार रही हूँ बजाय इसके कि मैं इस बात पे रोती धोती रहूं कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा. अच्छा, एग फ्रीज कराना जो है ना बहुत कॉमन होता जा रहा है. डू यू थिंक इट्स सेफ कराना चाहिए? ओके, सो
एग फ्रीजिंग एक मुश्किल डिसीजन इसलिए है कि जिस एज पे ये ज्यादा इफेक्टिव है उस एज पे हमने ये सोचा नहीं होता कि हमें जरूरत है। मैनी अ टाइम्स मेरे पास जो खवातीन आती हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकी या नहीं हुई और वो एग फ्रीजिंग की ऑप्शन देख रही होती हैं, उनकी एज अक्सर 38 to 40 तक होती है। बाय दैट टाइम हमारे पास रिजर्व बहुत कम होता है, वैसे ही क्वालिटी पुअर हो चुकी होती है, रिजर्व कम होता है। और इस वक्त दुनिया में जो एक एवरेज है वो है कि 15 एग्स आर इक्वल टू 1 लाइव बर्थ। 15 एग्स के लिए मल्टीपल साइकिल्स चाहिए। एज 38 to 40 पे बाज़ हम मल्टीपल साइकिल्स में भी हमें ना मिल सके। तो इस के बरक्स अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको हम स्ट्रांगली इनकरेज करेंगे। अर्ली कैंसर्स जिनमें आपके पास आप 2 हफ्ते का वक्त, अगर आपका ऑन्कोलॉजिस्ट देता है कि 2 हफ्ते का गैप है, जाओ एग फ्रीज करा लो, और आप यंग हैं तो जरूर कराइए। सिमिलरली अगर एज ज्यादा है और आप एग फ्रीजिंग कराना चाह रहे हैं जरूर कराइए, लेकिन फैक्ट्स जान के कि इसके साथ सक्सेस रेट कितना है। ट्रू। बॉडी पे क्या कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं इसके? जब मैं IVF एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके हस्बैंड को कहती हूँ एक्सपेक्ट मूड चेंजेस, गुड लक टू यू। ठीक है, ऑलराइट। सो मूड चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। बाज़ लोगों के लिवर टेस्ट इफेक्ट होते हैं, और उसके अलावा मल्टीपल साइकिल्स करने से ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। एक बात याद रहे, जब आप बहुत ज्यादा साइकिल कर लेते हैं वो आपका इवन ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहरहाल बढ़ा देता है। सो इसको वे करना, एक बच्चे की ख्वाहिश में हम कभी हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमारी हम जिंदगी जीना बंद कर देते हैं ये सोच के कि बस अगला IVF। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फेलियर की वजह जानने की कोशिश करें। बाज़ वक़्त हमें वजह नहीं भी मिलती, बट जिंदगी जीना मत खत्म करें। हाय, ये तो बहुत ही बात ऐसी है कि वाकई लोग अपना आप तबाह कर लेते हैं और बच्चे की ख्वाहिश में उस बच्चे को दुनिया में लाने का क्या फायदा जिसके लिए आप ही प्रेजेंट नहीं होंगे। अच्छा, एक्सट्रैक्टमी जो है वो बहुत हम देख रहे हैं कि कॉमन होता जा रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? पहले तो ये बता दें एक्सट्रैक्टमी होता क्या है लोगों को? सो हिस्टेरेक्टमी इज बेसिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस, कि हम यूट्रस को निकाल दें किसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना से। तो कभी कभी मैं कहती होती हूँ कि मैंने आज तक किसी आदमी को इतना कंफर्टेबल नहीं देखा कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाए, जितनी खवातीन बड़ी कंफर्टेबल हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बस रिमूव कर दिए जाएं, और कभी ज़रूरत के साथ और कभी बिला ज़रूरत भी। अच्छा, लोग तब भी करा रहे हो? बिला ज़रूरत का मतलब है कि बाज़ दूसरे हल मौजूद होते हैं। मसलन मायरिना कॉइल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये भी अगेन एक मिथ है। कॉइल्स का खौफ इस कदर ज्यादा है कि लोग एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर कराने पे तैयार हैं, लेकिन एक कॉइल को चांस देने पे तैयार नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये है ना कि हम किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर रहे, हम ज़ैनब से या नसरीन से या शाइस्ता से बात करें, डॉक्टर से बात नहीं करें। और अगेन दूसरी बात यह कि अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता भी है तो आप इसको ऐसे बात करते हैं कि मेरी भाभी को ये हुआ, मेरी बहन को ये हुआ, फलाने को ये हुआ। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो साइंटिफिक डेटा है उसको निगेट नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। तो इसके बाद एक्सट्रैक्टमी आपने करा ली, उसके बाद आपकी बॉडी क्या सफर करती है ये बताएं, ताकि लोग इससे डरें, खौफ करें। लिटरली आई वांट कि आप डरो यार कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ। कुछ केसेस अलबत्ता ऐसे हैं जहां जरूरत होती है हिस्टेरेक्टमी की, मसलन एंडोमेट्रियल कैंसर, पीरियड्स की बंद हो जाने के साल बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करना जरूरी होता है। और अगर आपकी एज ओवर मेनोपॉज है, और अगर ऐसी सूरत है उसको अर्ली पिक किया जा सकता है, यूट्रस का रिमूव करना बहुत जरूरी है। कुछ एक कंडीशंस फर्टिलिटी के साथ ऐसी हैं, मसलन एडिनोमायोसिस बहुत सारी दवाइयों के साथ सॉल्व नहीं हो पाता। वो ब्लीडिंग जो फाइब्रॉइड्स की वजह से हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो, उसमें हमें जरूरत है हिस्टेरेक्टमी की। सेइंग दैट, अगर यूट्रस का साइज नॉर्मल है, आपने मायरिना अटेम्प्ट नहीं की है, और आपकी एज अंडर 40 है या इवन अंडर 45 है, आई वुड सजेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेरेक्टमी आपके लिए है। इसके साथ बाद में लेटर ऑन मसाने के मसाइल, यूट्रस पेशाब करने की तब्दीलियाँ,
दे आर देयर, पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, बाज लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी शिकायत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, बट अगेन किसी चीज़ के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, जिंदगी में कोई चीज़ साइड इफेक्ट से खाली नहीं है। आपको देखना है कि मुझे इस प्रोसेस का फ़ायदा कितना है और इसका नुकसान कितना है।